हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ रेनेगेड इमोर्टल की एपिसोड 12। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि तीजू को ली तियान का ग्रैंडफादर मारता है और वो ग्रीन ओरा में कन्वर्ट होकर बैटलफील्ड में इंटर कर जाता है और तीजू के अलावा कोई भी बैटलफील्ड में इंटर नहीं कर पाता है। जिसके बाद सीतुनैन तीजू से कहता है कि मैंने अपनी सारी पावर को यूज कर लिया है और अब मैं सोने लगा हूँ। अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हारी किस्मत है। एपिसोड 12 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में 500 साल पहले फाइट हो रही थी और साथ में हम दो मास्टर्स को देखते हैं जो कि हैंग्यू सेक्ट और श्वानदो सेक्ट के मास्टर्स थे। श्वानदो सेक्ट का मास्टर प्याओ कहता है कि लिंग जी ने हमें यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए भेज दिया है। हैंग्यू सेक्ट का मास्टर हैंग यूजी उसकी बात सुनकर कहता है कि कंप्लेंट्स करना बंद करो, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ फाइट करो। इतने में एक जॉइंट मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो दोनों मिलकर उससे फाइट करते हैं और वो देखते हैं कि स्पेस पोर्टल क्रैक खुल जाता है। प्याओ मास्टर उसको देखने के लिए जाने ही वाला होता है कि हैंग मास्टर उसको रोक लेता है और साइड पर ले जाता है। प्याओ मास्टर थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी जान बचा ली, जिस पर हैंग मास्टर कहता है कि स्पेस पोर्टल क्रैक्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं। प्याओ मास्टर कहता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए फेवर करूंगा। हैंग मास्टर कहता है कि ये तो छोटा सा मैटर था, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। और फिर हैंग मास्टर क्रैक की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं कि एक डीमन क्लैन के मास्टर को अब्सॉर्ब कर गए। मास्टर प्याओ कहता है कि कहा जाता है कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद किसी भी बॉडी में कुछ नहीं बचता है। मुझे ये नहीं पता कि स्पेस के साथ इन क्रैक का क्या रिलेशन है, आखिर ये क्रैक स्पेस में शो क्यों होते हैं। और फिर हम 500 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर तीजू मौजूद था और वहाँ पर हम बहुत सारी वेंडरिंग सोल्स को देखते हैं जो कि डीमंस थे। एक सोल तीजू की सोल को आकर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है, तो वो छोड़कर वापस जाने ही वाली होती है कि तीजू की सोल उन सबको अब्सॉर्ब करने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ पर मौजूद सारी डीमन सोल्स को अब्सॉर्ब करके तीजू अपनी आंखें खोलता है और हम तीजू की आंखें देखते हैं जो कि गोल्डन कलर की थी। 700 साल गुजरने के बाद हम फिर से तीजू की सोल को देखते हैं जो वहाँ पर वेंडरिंग सोल्स को अब्सॉर्ब कर रहा था और उसके बाद कहता है कि मुझे अभी भी और ज्यादा पावर चाहिए। तीजू क्रैक की तरफ जाता है और जाकर उसको पंच मार के तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता है। तभी वो सोचने लगता है कि मेरी पावर अभी बहुत कम है, मुझे और पावर चाहिए होगी। इतने में वो क्रैक फिर से गायब हो जाता है और तीजू को एक आवाज सुनाई देती है कि तुमने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। तीजू कहता है कि तुम कौन हो। तभी अपने सामने वो एक सोल डिवोरर को देखता है जो कि कहता है तुम क्या यहाँ पर एक न्यू सोल डिवोरर हो। तीजू कहता है कि सोल डिवोरर, जिस पर उसका फ्रेंड यानी कि सामने खड़ा हुआ सोल डिवोरर कहता है कि फाइनली इतने सालों बाद मुझे यहाँ पर कोई अपना फ्रेंड मिल गया है। इतने सालों से मैं यहाँ पर अकेला था, पर अब तुम आ गए हो तो हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, हम साथ रहेंगे। तीजू कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है और हम यहाँ पर क्यों हैं। तभी वो उसको वहाँ के बारे में समझाने लगता है और कहता है कि सामने जो तुम सोल्स को देख रहे हो वो वेंडरिंग सोल्स हैं और वो हमारा फूड है, हम उनको ही खाते हैं, तुम जानते हो। तीजू कहता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो सोल डिवोरर कहता है कि बाहर, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। जिस पर तीजू कहता है कि उन क्रैक्स को देखो, इनको तोड़कर या इनको क्रैक करके हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तभी सोल डिवोरर कहता है कि यहाँ से बाहर जाना यूजलेस है, यहाँ से बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। ये क्रैक यहाँ से नहीं बल्कि बाहर की तरफ से खुलते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या। बाहर के कल्टीवेटर्स ट्रिगर को पाने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और साथ में वो सोल डिवोरर फाइट करके दिखाने लगता है। तो तीजू कहता है कि टू द पॉइंट बात करो, बात को बढ़ा क्यों रहे हो, इतने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सोल डिवोरर कहता है कि 40,000 साल नहीं 42,000 साल लगेंगे हमें। तीजू बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि बाहर के कल्टीवेटर्स की फाइट की वजह से ये स्पेस कोलैप्स हो रही है और इसी वजह से ये क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो कि डिवाइन एनर्जी को देखते हैं जो कि क्रैक से बाहर जाने लगती है और बाहर एक और लड़के कुन बो को देखते हैं जो कि कहता है कि हेवन से ट्रेयर आ रहा है। वो जैसे ही अपनी पावर से उस एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर शू हाओ आ जाता है। वो दोनों उस डिवाइन एनर्जी के लिए आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि जूनियर्स, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है।
और साथ में हम वहाँ पर एक और कल्टीवेटर को देखते हैं जिसका नाम की यांग था। जब है कि ये डिवाइन पावर मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, तो की यांग कहता है कि ये पावर पहले उसने देखी है, तो रूल्स के मुताबिक जो पहले ट्रेयर को पाएगा या उसको देखेगा तो वो ट्रेयर उसका होगा। कुनबू हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे सीनियर को भी सारे रूल्स पता हैं, तो उसने तुम्हें नहीं सिखाए हैं क्या? लेकिन शूहाओ जब नहीं रुकता है तो तभी कुनबू कहता है कि फिर इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि ये पावर मेरी थी। और वो शूहाओ के ऊपर एक अटैक करता है और उस डिवाइन पावर को अपने पास रख लेता है। और फिर वो शूहाओ के ऊपर एनर्जी लोटस अटैक करता है, तो वो कहता है कि इस अटैक से तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें आज मैं सबक सिखाऊंगा कि तुमने किया क्या है। शूहाओ उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि वो अटैक को रोक नहीं पाएगा तो वो की यांग से कहता है कि तुम खड़े होकर आकर मेरी तमाशा देखो या फिर मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो। और की यांग आगे बढ़ते हुए को देखते हुए अपने स्वर्ड से मार देता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर कैसे हो सकती है? शूहाओ कहता है कि श्यूजेन किंगडम ने इस बात का पता लगाने के लिए कुछ लोग भेजे हैं। की यांग कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। और वो शूहाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और हम डिवाइन एनर्जी को देखते हैं जो कि क्रैक से फिर से बाहर आती है। और उसके बाद हम लिंजी को देखते हैं जो कि एक आदमी के सामने बैठा था, और वो आदमी कहता है कि इस वक्त स्पेस बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, बैटलफील्ड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। तो लिंजी कहता है कि जब मैं वापस आया था तब तक तो सब कुछ ठीक था, अभी सिर्फ 10 साल ही तो गुजरे हैं। 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि ये चीज खराब होती जा रही है? पास खड़ी एक लड़की कहती है कि फौरन बैटलफील्ड सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के लोगों को ही इंटर और एग्जिट करने की परमिशन देती है, लेकिन इस बार सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर एक आदमी इसमें इंटर कर चुका है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। लिंजी गुस्से से खड़ा होता है तो सामने मौजूद आदमी उससे कहता है कि ठीक है, बैठ जाओ, मैंने कल्टीवेटर्स को काम पर लगा दिया है। वहाँ पर डिवाइन कॉन्शियसनेस पावर देखी गई है और मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। लिंजी वापस बैठता है और कहता है कि मुझे किसी डिवाइन कॉन्शियसनेस पावर के बारे में नहीं पता और ना ही मैंने देखा है। सामने खड़ा हेड कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया है क्या, या फिर तुम्हें मेंशन किया है जो तुम बोल रहे हो? बैटलफील्ड अनस्टेबल हो गई है कि जो भी अंदर है वो बाहर नहीं जा सकते और जो बाहर है वो इंटर नहीं कर सकते। पास खड़ी लड़की कहती है कि हमें लगता है हमें कल्टीवेटर्स को इनवाइट करना होगा लेवल 6 श्यूजेन कल्टीवेटर किंगडम से, जो आके सबको रिस्टोर कर सके। हेड कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। और साथ ही हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि मुझे सबकी फिक्र नहीं है, अगर वो नहीं तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के मेंबर्स को हमें इनवाइट करना होगा। लिंजी हंसते हुए कहता है कि मेरी जाओ किंगडम इस बार डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है। हेड कहता है कि कल्टीवेटर से कहो कि बाकी सारे काम छोड़ें और जल्दी से डिवाइन कॉन्शियसनेस पावर के बारे में पता लगाएं। उनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। लिंजी सोचने लगता है कि इस वजह से इस बार कोई भी बैटलफील्ड को क्लीन नहीं करेगा। ये क्या हुआ? और फिर वो जो अपना फूड खा रहा था वो नीचे पानी में फेंकता है। और दूसरी तरफ हम तीजू को देखते हैं जो कि उन क्रैक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है। तीजू अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि फाइनली। उन क्रैक्स के बाहर दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो कि डिवाइन एनर्जी को फॉलो कर रहा था और कहता है कि 3 दिन से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ लूंगा। इस बार वॉर गॉड हॉल के बहुत से लोग आने वाले हैं, सिर्फ 10 लोग ही जिंदा बचे हैं। और जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी सेक्ट मास्टर की तरफ से और मैं नंबर 1 डिसाइपल बन जाऊंगा। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि तभी वहाँ पर शू और की यांग आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर वो लड़का डर जाता है और कहता है कि ये दोनों तो मारने में माहिर हैं, किसी को भी मारने से पहले ये एक दफा नहीं सोचते हैं, और अगर मैं मारा ना भी गया तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। की यांग कहता है कि तुमने हमारा नाम लिया है, जिस पर वो लड़का कहता है कि नहीं सीनियर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शूहाओ डिवाइन एनर्जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारी है, तो वो जूनियर कहता है कि नहीं सीनियर, ये मेरी नहीं है। की यांग उस डिवाइन एनर्जी को अपने पास रख लेता है और उसके बाद उसके स्वर्ड को भी अपने पास रख लेता है। और शूहाओ कहता है कि तुम्हारे पास और कौन सा ट्रेयर है। वो जूनियर अपना सारा ट्रेयर निकाल कर उनको पकड़ा देता है। जूनियर कहता है कि ये सारा ट्रेयर है जो इतने सालों में मैंने इकट्ठा किया है, आप ये सब कुछ रख लें, लेकिन बस मेरी जान बख्श दें, मुझे जाने दे, मैं अपने किंगडम में वापस चला जाऊंगा। तभी शूहाओ हंसते हुए कहता है कि मैं जितने भी लोगों से आज तक मिला हूँ तुम उनमें सबसे ज्यादा वीक हो। फिर कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा समझदार भी हो और तुम्हें पता है कि कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तुम्हें मैं जाने देता हूँ, तुम जा सकते हो। वो जूनियर जैसे ही 2 कदम बढ़ाता है तो शूहाओ वहाँ
वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जूनियर को देखते हैं जो ऐसे ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और तभी उसके सामने बहुत सारे क्रैक्स खुलते हैं और हमें तीजो की आवाज सुनाई देती है जो कि जूनियर से बात करता है। वो जूनियर से कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, एक डेड पर्सन की बॉडी। वो जूनियर कहता है कि हाँ मैं अपनी बॉडी दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि मुझे अपना बदला लेना है, उन दोनों को मारना है। तीजू कहता है कि मुझे मंजूर है और उसके बाद वो अपनी सारी डिवाइन एनर्जी को उस जूनियर के अंदर ट्रांसफर कर देता है और जूनियर की बॉडी को हासिल कर लेता है, जिस पर उस जूनियर को थोड़ा सा पेन होता है और वो चीखता है। हम बहुत से गोल्डन ओरा को देखते हैं जो कि ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है और तभी वैंग लिन नीचे जमीन पर आकर कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। और हमें ये भी पता चलता है कि तीजू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुँच चुका था। साथ ही हम डिवाइन एनर्जी को देखते हैं जो कि उस तरफ जाने लगती है और सारे लोग उसको खड़ा होकर देख रहे थे कि ऐसा क्या है, आखिर ये सारी डिवाइन एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी क्यों हो रही है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।